हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू के एस आरतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस और इसका चैप्टर 1 हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हमने शुरुआत करी है, उसका पार्ट 1 हो गया है। आज हम इसका लास्ट और फाइनल पार्ट नंबर 2 करेंगे फिनिश। इस चैप्टर का नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। एक क्विक रिव्यू अगर हम ले लें इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो सबसे पहली तो बात पता होनी चाहिए कल्चरल हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है। तो जो चीज़ें इंसान ने अपनी स्किल्स, अपना दिमाग, अपना इंटेलेक्ट, अपना सब कुछ जो भी इंसान ने यूज़ किया है, अपनी चीज़ों को यूज़ करके बनाया है, उस पर्टिकुलर थिंग को हम इंक्लूड करेंगे कल्चरल हेरिटेज में। हेरिटेज दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल हेरिटेज, एक होता है कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज में इंसान का कोई हाथ नहीं होता, दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस, दैट इज़ द ह्यूमंस। Cultural heritage is created by humans for the humans and it needs to be preserved also by the humans. हमें ये कल्चरल हेरिटेज किससे मिला? हमारे एंसेस्टर से, जो पहले हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमारे लिए हेरिटेज बना के रखा है, हमारे लिए ही। कल्चरल हेरिटेज हमारी ज़िंदगी को जीने की एक बढ़िया सी राह दिखाता है और इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसको बचा के रखें, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आएंगे आगे, वो लोग इस कल्चरल हेरिटेज से कुछ सीखें और अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाएं। इस चैप्टर में अब तक हम कई सारे ऐसे आर्ट्स हैं जिनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया से, यानी कि फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट वो होता है जो कपड़ों पे डिज़ाइन हो गया, किसी भी पर्टिकुलर पॉट पे डिज़ाइन, कोई भी चीज़ पे जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होती है, आती है। फाइन आर्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे, जिसके अंदर डांस, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग रोल्स, अलग अलग किरदार निभाना, नाटक करना, ये सब आपके इंडियन कल्चर का एक हिस्सा रहा है। मॉरल एजुकेशन भी आती है, एंटरटेनमेंट भी आता है। इसमें हमें कुछ सीखने को भी मिलता है और हम इससे खुश भी होते हैं, एक टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। पहले से ये चलते आ रहा है, ड्रामास बनते आ रहे हैं और ये ड्रामास नॉर्मली रामायण और महाभारत से इंस्पायर्ड होते हैं। शुरुआत करें सबसे पहले म्यूज़िक की, तो इंडिया का जो म्यूज़िक है पूरे विश्व में एक अलग स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो ट्यून है, रिदम है, हारमोनी है, एक मिठास है इंडियन म्यूज़िक में, वो इसे दुनिया के म्यूज़िक से अलग खड़ा करता है। जो 4 वेदों में से एक वेद है सामवेद, वो म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। जो सामवेद की जो ऋचाज़ हैं, उनको गाया जाता है म्यूज़िक के साथ, रिदम के साथ। म्यूज़िक के अंदर सिंगिंग और प्लेइंग दोनों आते हैं। सारे गामा पाधा निसा, जो ये देखते हैं, ये 7 वॉवेल्स हैं हमारे म्यूज़िक के। जैसे आपके ABCD के भी 5 वॉवेल्स हैं, वैसे म्यूज़िक के 7 वॉवेल्स हैं। इंडियन म्यूजिक को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा है फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक हम सबको पता है क्या है, जो पुराने ज़माने के गाने हैं, जो हमारा गाना है, अभी का भी जो गाना है उसको भी हम क्लासिकल म्यूजिक कहेंगे। फोक म्यूजिक वो होता है जो हर एरिया के अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं गाने, उसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं। 5 हमारे पास राग हैं, श्री, दीपक, हिंदोल, मेघ और भैरवी। ये 5 राग हैं हमारे पास। ऐसा माना जाता है कि पांचों राग जो हैं, महादेव जो हैं, लॉर्ड शिवा जो हैं, उनके पंचमुख से ये राग निकले हैं। एंशंट इंडिया में, पहले के हमारे ज़माने में, बहुत से ऐसे की चीज़ें हैं जो म्यूज़िक पे लिखी गई हैं, बहुत सी किताबें हैं। उनमें से 3 ऐसे हैं जिनको हम यहाँ आज पढ़ेंगे: संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजत। एक एक करके तीनों को देखें। संगीत मकरंद जो है वो एक म्यूज़िक स्कॉलर थे, जो है नारद। उन्होंने संगीत मकरान को लिखा है। कब लिखा था? 900 BC में। इसमें 19 वीणा और 101 रिदम्स, ये आज भी इस्तेमाल होती हैं, ये इसमें संगीत मकरन में मिलता है। संगीत रत्नाकर जो है वो पंडित सारंग देव ने लिखा था। ये दौलताबाद देवगिरी में रहते थे, जो साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के लिए बड़े फेमस हैं। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे, उन्होंने संगीत रत्नाकर को सबसे ऑथेंटिक बुक म्यूजिक पे ऐसा बताया है कि सबसे बढ़िया किताब
जो सबसे अलग एक है, सबसे विश्वासु किताब है, ये संगीत रत्नाकर को माना गया है। किसके हिसाब से? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के हिसाब से। संगीत रत्नाकर को एक यूनिक दर्जा मिला है क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक के सारी बातों को समझाया गया है। संगीत परिजत जो है वो भी अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है म्यूजिक के लिए। पंडित आहुबले ने इसे लिखा था 1665 में, और इसमें मेनली नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। उन्होंने सारे राग जो हैं उनके बारे में यहाँ लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक राग की अपनी एक खुद की पहचान है, अपनी एक खुद की विशेषता है। उन्होंने यहाँ पर 29 टाइप ऑफ धुन, ट्यून्स यानी कि धुनें, उन्होंने 19 धुन जो है यहाँ पर बताई थी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी जो टैलेंटेड आमिर खुसरो थे वो बड़े फेमस थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योग है म्यूजिक और पोइट्री की फील्ड में, उसके कारण उनका एक नाम बन गया था। उनको बोला जाता तोते हिंद यानी कि इंडिया का तोता, पैरट। इंडियन हिस्ट्री में उनका बड़ा नाम रहा है। इवन अमीर खुसरो के गाने आज भी विविध भारती पर चलाए जाते हैं। भक्ति मूवमेंट जो है वो 15वीं और 16वीं सदी से शुरू हुआ। भक्ति गीत जो है, भगवान के रिलेटेड जो संगीत है, भक्ति संगीत किस किस का फेमस हुआ? चैतन्य महाप्रभु, कबीर जी, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता के, इन सब के संगीत बड़े फेमस थे। जो स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, बैजनाथ जिनको बोलते हैं, तानसेन, ताना रीरी दो गर्ल्स हैं जो साथ में गाती थी। उनके जो गाने थे, इनको 15वीं सदी का रेयर जूल्स यानी कि एक अनोखा मोती बोला जाता था। बात करें अपने डांस की, तो डांस का जो वर्ड है हिंदी में, उसको हम बोलते हैं नृत्य। और नृत्य जो है एक संस्कृत वर्ड से आता है जिसका नाम है नृत्य। डांस जो है एक अनोखा माध्यम है जिससे हम खूबसूरती को देख सकते हैं। ताल और लय यानी कि रिदम एंड हार्मनी। ताल यानी कि गाने के साथ उस हिसाब से चलना, उस हिसाब से डांस करना, और लय यानी कि खुश होना। ये बड़ा ज़रूरी है डांस में, और इसी से आपको खुशी का एक एहसास होगा। शिवा को माना जाता है कि उन्होंने डांस की शुरुआत करी है। शिवा को इसीलिए नटराज भी बोला जाता है। उन्होंने सबसे पहले म्यूजिक को अपने हेवन से धरती पर लेकर के आया था, और उन्होंने ही लोगों को अपना जो डांस है वो सिखाया था। इंडिया में बहुत सारी ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस हैं। एग्जाम्पल है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ओडिसी और मणिपुरी। एक एक करके इनको देखेंगे, समझेंगे। और ये है नटराज जी की मूर्ति जिनको बोलते हैं गॉड ऑफ डांस। शुरुआत है वो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है तंजौर, वहाँ से मानी जाती है। 2 किताबें हैं, नाट्य शास्त्र जो भारत मुनि ने लिखी थी, अभिनव दर्पण जो नंदिकेश्वर ने लिखी थी, और ये भरतनाट्यम के ओरिजिनल सोर्सेज माने जाते हैं। सबसे पहले भरतनाट्यम का जो उल्लेख है इन किताबों में किया जाता था। गोपी कृष्ण और मृणालिनी साराबाई के अलावा कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनका भरतनाट्यम में बड़ा नाम रहा है। एग्जाम्पल है वैजयंती माला और हेमा मालिनी। इन्होंने इस आर्ट को, इस कला को संभाल के आज तक रखा हुआ है। कुचिपुड़ी ये जो डांस है ये 15वीं सदी में माना जाता है कि ये बनाया गया था। मोस्टली ये जो है ये एक लेडी की खूबसूरती को दर्शाता है। अलग अलग पोजेस हैं, अलग अलग जेस्चर्स हैं, यानी कि जो उनकी अदाएं हैं, जो कलाएं हैं, उससे ऐसा माना जाता है कि उनकी खूबसूरती और निखर के यहाँ पर दिखाई देती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों डांसर्स दिखाई देते हैं। कुचिपुड़ी मेनली आंध्र प्रदेश में फेमस है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, शोभा नायडू, ये सब वेल नोन डांसर्स हैं जिन्होंने इस कला को बचाए रखा है। कथकली जो है ये केरला में बड़ा फेमस है। ये वाला डांस कथकली जो है वो मेनली रामायण और महाभारत और संस्कृत और मलयालम के जो ड्रामास हैं उनमें से ये वर्ड निकल करके आया। ये 2 वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बना है। जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं जो इसमें डांस करते हैं वो प्लेटेड अटायर्स पहनते हैं, साड़ी की तरह प्लेट्स होती हैं उसमें। हमें उनके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करना होता है, उनका फेस बहुत कुछ बताता है। जो वो क्राउन लगाते हैं, माथे पे जो मुकुट होता है वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। जो कैरेक्टर है वो अपना डांस अपने फेस के एक्सप्रेशन से और हाथों के पोजेस से बताता है। त्रिलोकी जो है, त्रिलोकनाथ जो है, उनके कैरेक्टर्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं।
लाइट सिर्फ एक ही होती है और वो है उनका दिया, अर्दन लैम्प, यानी कि दिए को ही लेकर के वो पूरा डांस परफॉर्म करते हैं। केरला के एक पोएट हैं श्री वल्लथोड़, उन्होंने कला मंडल कथकली का स्थापना किया है। कला मंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन, इन सब का बड़ा नाम रहा है कथकली डांस में। कथक डांस जो है, कथन करे सो कथक कहावे, ये एक बड़ा फेमस एक लाइन है कथक डांस को लेकर के। कथक डांस बताती है हमें हमारे जीवन के इंसिडेंट्स के लिए, लॉर्ड कृष्णा के कैसा जीवन रहा है, भगवान कृष्ण का, उसके ऊपर आपकी कथक डांस जो है वो की जाती है। श्रृंगार भक्ति ऐसा बोलते हैं इसको। ये है तो भक्ति ही, लेकिन थोड़ी खूबसूरती के साथ, थोड़ा सज धज के वो लोग भक्ति करते हैं। नॉर्मली वैष्णव कम्युनिटी में कथक डांस जो है वो बड़ी फेमस है। इस डांस में डांसर एक पैर पर पूरा घूमता है और डांस के अलग अलग रेफरेंसेस दिखाता है, अलग अलग जो चीजें हैं डांस की वो करते चला जाता है। वुमेन जो है उनके ट्राउजर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं कि वो कैसा पहनती हैं। कुछ उनका अटायर फ्रॉक के जैसा होता है, फ्रिल्ड फ्रॉक, फ्रिल वाली जो है फ्रॉक वो पहनते हैं। ये जो डांस है इसको आज भी किसने जिंदा रखा है, तो वो है श्री बिरजू महाराज, पंडित जी, सितारा देवी और कुमुदिनी लखिया जी। मणिपुरी डांस जो है ये मणिपुर में ही है, मणिपुर से ही ये आया है। ये डांस चीफली रास लीला और बाल लीला जो कृष्ण भगवान की है उस पे बेस्ड है। मणिपुरी दो हिस्सों में अ, बांटी गई है ये डांस, एक है लस्य और एक है तांडव। जो ग्रीन कलर का उनका पेटीकोट होता है उसको हम क्यूमिन कहते हैं, और साथ साथ में जो सिल्क ब्लाउज वो पहनते हैं वो उनके वेस्ट पे होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। गुरु अमोबी सिंह, अटोम्बो सिंह, गुरु बिपिन सिन्हा, नयना जवेरी, निर्मल मेहता, इनका इस डांस में बड़ा नाम है। लास्ट जो आपका आर्ट आता है वो है ड्रामेटिक आर्ट। अलग अलग नाटकों में ड्रामा करते हैं, जो एक्टिंग भी इसी के अंदर आती है, ये सब आपका ड्रामास में आ जाएगा। संस्कार को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ना, यानी कि कुछ ऐसा दिखाना जिसमें लोग बोर भी ना हो प्लस वो कुछ सीखें भी, ये हमारा इंडियन का ड्रामा का एक बड़ी सुंदर सी कला रही है। इसके साथ साथ एंकरिंग करना, कुछ फनी ऑडियंस को बताना, एंकरिंग का मीनिंग आप सब जानते होंगे, ये सब जो करते हैं उससे ऑडियंस जो है एकदम आपके साथ घुली मिली रहती है, वो बोर नहीं होती, डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि है वो इस आर्ट का बड़ा भरत मुनि जी ने इसको लिखा है नाट्य शास्त्र को, वो इस फील्ड में बड़ा जानीता एक नाम है। ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामा लिखना, उसको परफॉर्म करना, ए भी यानी कि उसको देखने में भी मजा आए, उसकी बातों में भी मजा आए, ये सब इस जो है आज के लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है। ड्रामेटिक आर्ट में सारे आर्ट्स आ जाते हैं। इसको बताते हुए भरत मुनि जी कहते हैं, ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो ड्रामेटिक आर्ट को पूरी तरह से बता सके या जिसमें ड्रामेटिक आर्ट की कोई कमी हो। भारत मुनि का जो पहला ड्रामा था वो था देवासुर संग्राम। संस्कृत लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिस्ट रहे हैं जिन्होंने अच्छे खासे ड्रामास लिखे हैं। भास एक पोएट है उनमें से, उन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं जैसे कि कर्णाभर, उरुबंगा, दुत्वकाम, ये सारे उनके महाभारत के बेस पे ड्रामास लिखे गए थे। जबकि कालिदास ने भी बहुत से ऐसे ड्रामास लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं। एग्जाम्पल है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम मोर्वशियम और मालविकाग्नि मित्रम, ये उनके कालिदास के दिए हुए हमारे पास पोर्ट्स प्लेज हैं। इनके साथ साथ बहुत से ऐसे ड्रामेटिस्ट हैं जो आए और संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने और खूबसूरत बना दिया। जयशंकर सुंदरी जी, जिनका यहाँ पर फोटो भी दिया हुआ है, सबसे आगे इनका नाम आता है गुजराती ड्रामास में। अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र देवी त्रिवेदी, प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला, इन सब का भी काफी योगदान रहा है गुजराती ड्रामास में। रीजनल और बाकी के जो ड्रामा इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी कई सारी ऐसे ड्रामास हैं जो लिखे हैं। भवाई की बात करें, भवाई एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा है जिसके अंदर इमोशन आता है।
ये 700 साल पहले असित ठक्कर जी ने शुरू किया था। ये जो कला है ये पब्लिक एजुकेशन भी दे रही है, लोगों को कुछ सिखाती भी है, एंटरटेनमेंट भी करवाती है कम दाम पे, यानी कि इनकी टिकट्स इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती थी, और ये सोलंकी एरा में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। चीफली ये कर्टन के बिना किया जाता है, यहाँ पर पर्दे नहीं होते, यहाँ पर थोड़ी सी हंसी होती है, लाइट ह्यूमर होता है, और म्यूजिक जो है वो ट्रम्पेट पे बजाया जाता है। कैरेक्टर्स जो यहाँ पर आते हैं वो रामदेव, झंडूलन, कजोड़ा, इन सब के इनके नाम होते हैं। भवाई की ये मेन फीचर्स है। भवाई की जो थीम है वो सोशल वाइसेस के अगेंस्ट बताई जाती है, यानी कि जो समाज में बुराई चल रही है उन चीजों पे भवाई का नाटक जो है वो बेस किया जाता था। रंगला रंगली करके एक जो कैरेक्टर है उनको यूज किया जाता था गर्ल्स की पढ़ाई के लिए, गर्ल्स को बचाने के लिए इस कैरेक्टर्स यूज होते थे। जो भवाई प्ले करते हैं वो ट्रम्पेट पे सारा कुछ बजाते हैं और गॉडेस को प्रे करते हैं, माता जी को प्रे करते हैं अपनी अपनी प्रार्थनाओं को गा के। गुजरात के कौन से फोक डांसेस हैं, अब उसकी बात हो रही है आगे। फोक डांसेस वो होती है जो अलग अलग एरिया में अलग अलग डांसेस होते हैं। हमारे गुजरात की अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जो जातियां हैं उनके अलग अलग डांसेस हैं। ये जो डांस फॉर्म्स हैं उनके अपने ट्रेडिशन और कस्टम के हिसाब से जैसे पहले चलते आ रहा है वो बस उसको आगे चलाते जा रहे हैं। उनमें से ट्राइबल और फोक डांसेस में से गरबा, रास और ऐसी बहुत से फोक डांसेस है जो बहुत फेमस। गुजरात की जो ट्राइबल डांसेस हैं उनको किसी फेस्टिवल, शादी, मेले इन सब पे देखा जाता है, और ये क्यों करते हैं? भगवान को खुश करने के लिए। मोस्टली हमारी जो डांसेस है वो एक सर्कल बना के, गोल बना करके, कोई ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके, जैसे कि ड्रम, मंजीरा, थाली, ढोलक, इन सबको यूज करके, और वो भी रीजनल लैंग्वेज में उनके गाने होते हैं उसी भाषा में, और वहीं की वो डांस होती है उसमें वो नृत्य करते हैं। जो डांस है उसमें कैरेक्टर्स हैं जैसे कि छाड़ो हो गए, ये अलग अलग बर्ड्स को कॉपी करते हैं। एग्जाम्पल है पीकॉक, स्क्वेरल, स्पैरो। कुछ डांस है जैसे कि मालिनो छालो, ठाकरियो चालो, ये सब डांग एक एरिया है वहां पर देखे जाते हैं। जबकि टिप्पणी डांस जो श्रम हरी, जहाँ पर भील और कोली कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो टिप्पणी डांस करते हैं। ये इन सारे गानों को स्टिक्स के बेस पे, यानी कि मोटी मोटी लकड़ियां होती है जिसके बेस पे ये करते हैं। बात करें गरबा की, जो मोस्ट फेमस है हमारे गुजरात में, गरबा जो है एक वर्ड से निकल के आया जिसका नाम है गर्भदीप, यानी कि एक ऐसा दिया है जो बहुत बड़ा सा होता है। डांसर्स उसको अपने माथे पे रखते हैं और सर्कल में डांस करते चले जाते हैं। गरबा नॉर्मली नवरात्रि के दौरान किया जाता है। हिंदू मंथ की अगर हम बात करें, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आसो महीना है उसका एकम से लेके नवमी तक, या कहीं कहीं पर दसम या शरद पूनम तक इनको किया जाता है पूरे गुजरात में। गुजराती लोग जो हैं वो गरबा करते हैं किसके लिए? आद्य शक्ति को आ, खुश करने के लिए, मदर जगदम्बा को खुश करने के लिए। जनरली ये बड़े से ग्राउंड में किया जाता है जहाँ पर बीच में माता जी की मूर्ति होती है और आसपास वो लोग करते रहते हैं ये सब गरबा। और जो गाना होता है वो ड्रम्स के बीट्स पे बजाया जाता है। गुजराती पोएट्री जिसको गरबा और गरबी कहते हैं, नॉर्मली ये कृष्ण भक्ति के ऊपर बेस्ड है। गुजराती पोएट है जो दयाराम, उन्होंने गुजराती में पोएम्स लिखी हैं। कृष्ण के जो रास लीलाएं हैं उसको यहाँ पर वो लेडीज गाती हैं गुजराती में, और ये पोएम्स लिखी हैं दयाराम जी ने। रास की बात करें तो रास भी है अगेन जो सर्कल में किया जाता है, साथ साथ में गाया भी जाता है। ये वो स्टोरी है जो भगवान कृष्ण ने रास लीला दिखाई थी किसके लिए? भक्त अपने नरसिंह मेहता के लिए। रास नॉर्मली अगेन गुजरात में किया जाता है नवरात्रि के दौरान और जन्माष्टमी के दौरान। डांडिया रास उसका एक टाइप है, पर कुछ लोग रास जो है वो अपने माथे पर दिया रख के, उससे या अर्दन पॉट यानी कि मटका रख के, मटकी रख के छोटी सी, उसके साथ करते हैं। वैष्णव सेक्ट के दौरान जब उनका बहुत ज्यादा वैष्णव लोगों का बढ़ रहा था तो रास उसके बाद बड़ा पॉपुलर हो गया।
लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने लगे, जैसे कि चनिया चोली बड़े डिजाइन वाली, और जो मेन थे वो केडिया धोती पहनते थे करने के टाइम। गुजरात की बाकी की डांसेस की अगर हम बात करें तो वो है गौफ गुंथन डांस। ये अगेन ड्रम बीट्स पे किया जाता है सॉरी, ड्रम बजा करके किया जाता है, ताल और लय जो है म्यूजिक का इसमें होता है मंडप पे रस्सी बांधी जाती है, पिलर या ट्री या दूसरे हाथ पे पकड़ा जाता है। ये जो डांस है इसमें एक हाथ में रस्सी होती है, दूसरे हाथ में डांडिया होता है। ये एक क्रिपर जैसा फॉर्मेशन होता है, यानी कि होता सर्कल ही है, लेकिन एक अंदर आएगा दूसरा बाहर जाएगा। रिपीटेडली एक सर्कल बनाते हुए ये एक डांस इस डांस को करते हैं। एक अंदर आएगा दूसरा बाहर जाएगा, बाहर वाला अंदर आएगा तो अंदर वाला बाहर चला जाएगा, और इसी से वो गुंथन यानी कि प्लेट ऐसे कुछ करके बनाते जाते हैं। ये जो डांस है इसको हम बोलते हैं गौफ गुंथन डांस। धमाल डांस जो है वो सिद्दीस का है। सिद्दीस नॉर्मली हमारे गिर के सेंटर में एक गांव है जिसका नाम है जम्बूर गांव। वहां पर ये रहती है ये जाति। ये ओरिजिनली अफ्रीका की है और ये डांस ये लोग करते हैं। मशीरा यानी कि कोकोनट शेल, जिसको वो मटके के अंदर रखते हैं और उसको कपड़े से ढक देते हैं और उसके ऊपर कुछ बजा करके उससे वो इस डांस का म्यूजिक करते हैं। डांस करते टाइम ये पीकॉक के फेदर्स यानी कि पीकॉक के पंख पहनते हैं। छोटे छोटे ड्रम्स उनके हाथ में होते हैं, और अगेन ये डांस भी सर्कल बनाते हुए होता है। हो करता एक साउंड ये लोग जो है वो निकालते रहते हैं डांस करते टाइम, और ये पूरे जंगल में आवाज गूंजती रहती है। ये जो डांस है इसके दौरान ये जानवरों की आवाजों को भी कॉपी करते हैं। फिर आता है लास्ट मेरायो डांस और फादर डांस, कोडियो और मेयर डांसेस। ये 4 डांसेस हैं। ये जो डांस है ये बनासकांठा के आगे जो स्टेप वेल है, बनासकांठा में कई सारे स्टेप वेल्स है, उनके आगे ही किया जाता है। तोरण पहना जाता है, झुंझाड़ी और रीढ़ की लंबी लंबी जो घास है वो पहनी जाती है। ये जो डांस है ये अगेन ड्रम बीट्स और स्वॉर्ड ट्रिक्स के ऊपर की जाती है, यानी कि तलवार लेकर के की जाती है। इस डांस को बोलते हैं मेरायो डांस। सुरेंद्र नगर में जो पधार कम्युनिटी है वो डांडिया के ताल और लय पे और मंजीरा बजाते हुए ये करते हैं। इनका जो डांस है उस टाइम पे देखने में ऐसा लगता है कि कोई समुद्र की लहर चल रही है, कोई या तो शिप जो है वो समुद्र की लहर पे चल रही है। सौराष्ट्र में जो कोलीस रहते हैं वो कोली डांस को करते हैं, जिसको हम कोडियो कहते हैं। इनके हाथ में मद्रासी होता है, जो एक बढ़िया सुंदर सा कपड़ा है जो अपने माथे पे वो हेड पे या टर्बन जैसा यानी कि पगड़ी जैसा वो लगाए रखते हैं। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मिरर्स ये सब लगे हुए होते हैं। ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट यहाँ पर लगी होती है। वो अपने वेस्ट पे भेद पहनते हैं, यानी कि अपने कमर पे एक चीज होती है जिसका नाम है भेद, वो लगा के रखते हैं डांस के दौरान। और साथ साथ में सौराष्ट्र की मेर डांस और भारवाड़ ट्राइब के जो डांसेस हैं ये बड़े मशहूर है। इस पूरे चैप्टर में और पहले वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा कि इंडियन कल्चर जो है वो पूरे विश्व को एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी के कारण यहाँ पर अलग अलग ट्राइब्स जो है पहले से ही रही हैं, बसी हैं, और उनका हमारे यहाँ पर बड़ा योगदान रहा है। उनके कारण हमारे यहाँ पर कई सारे बदलाव भी हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट में, हमारे घरों में, पेंटिंग्स में, डांस में और बाकी सब आर्ट्स में। इसके साथ साथ हमारा इंडिया का जो हेरिटेज है वो बड़ा ज़्यादा रिच हो गया, और अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमारी हेरिटेज में आ गई, और हमारा इंडिया ने पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी एक